चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं समर संघ की, वी द पीपल की। और उन चर्चाओं में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चर्चा है कि ये खुद चंदा ले रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं। जो लोग जिन्होंने सारा का सारा मूवमेंट रोका हुआ है, या जो 29 लाख टुकड़ों में बटे हुए हैं, या जिन्होंने संगठन बनाए इस ये सोच के कि कोई अच्छा काम होने वाला है, अच्छा काम करेंगे, और वो खुद चंदे के चक्र में फंस गए, प्रधानी के चक्र में फंस गए, और उनको पता ही नहीं चला कि वो कब उसमें धंस गए और उसमें पूरी तरह से फंस गए। उन लोगों को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभती है कि हमको चंदाखोर कह रहे हैं, हमको चंदे का धंधा खाने वाला बता रहे हैं, या हमको कह रहे हैं कि आप चंदा ना लें। व्हाट्सएप पे लगातार ऐसे संगठन, ऐसे लोग हमारे कामों की समीक्षा करना शुरू कर चुके हैं। बड़े बड़े पोस्ट आनी शुरू हो गई हैं। परसों एक पोस्ट आई, आज फिर एक पोस्ट आई। ये तो वो पोस्ट हैं जो हमें मिल जाती हैं। पूरे इंडिया में कितनी पोस्टें कहाँ कहाँ चल रही हैं उनका पता नहीं, पर सारी पोस्ट में ये मेन बात है कि खुद चंदा ले रहे हैं और हमको चंदे के लिए मना कर रहे हैं। तो वो हमको जो खींच के लाना चाहते हैं, और वो जितने भी भारत में हमारे लोग हैं जो समण हैं, उनके दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि समण संघ भी चंदा लेता है और हमको मना करता है। क्योंकि लोग वेरीफाई तो करते नहीं, लोग सिर्फ चर्चा की 2-3 लाइन देखते हैं, आर्टिकल की 2-3 लाइन पढ़ते हैं और उसको सच मान लेते हैं। ऐसी बड़ी दिक्कत है। इसलिए आप सबका काम बढ़ जाता है ये बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और हकीकत क्या है, और इसका प्रचार भी करना चाहिए और बहुत तेजी से प्रचार करना चाहिए। वरना जितनी मेहनत हमने अब तक की है वो सारी मेहनत हमारी बेकार पड़ जाएगी। आदमी के मन में अगर गलत बात चली जाती है तो उसको रिमूव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये ठीक ऐसे है जैसे किसी कोरे कागज पे पेंसिल से कोई लिख दे और फिर उसको रबड़ से मिटाते रहो, फिर भी उसके निशान रह जाते हैं, और दोबारा लिखो तो साफ साफ लिखता आता नहीं, यानी भ्रम रह जाता है। तो कोई बात अगर आती है तो उसको तुरंत अगर हम जवाब दे देंगे और आप सबको उसका जवाब पता होगा तो बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें चर्चा आम है कि ये लोग पैसे लेते हैं और वो चंदा है, जबकि वो जानते हैं कि ये चंदा नहीं है। पर उनको ये बताना पड़ेगा बार बार कि चंदे में और अपने खर्चे में क्या अंतर होता है। और अपना खर्चा स्वाभिमान की बुलंदियों पर लेके जाता है, जबकि चंदा जो होता है वो व्यभिचार में और बुरी आदतों में लिप्त कर देता है आदमी को, क्योंकि वो बिना हिसाब का पैसा होता है और वो किसी का पैसा होता है, खर्च कोई और करता है। जबकि यहाँ खुद का पैसा खुद आदमी खर्च करता है, अपने ऊपर करता है। ये बात इसलिए बहुत अच्छी तरह से बार बार बताने की जरूरत है कि चंदा जो होता है, जो ट्रेडिशन चंदा चलता है, वैसे तो इसको छंद बोलते हैं। छंद माने होता है इच्छा, यानी इच्छा से कुछ देना या अपनी इच्छा व्यक्त करना, और इसका नाम चंदा है। और चंदा चोर और चंदाखोर खूब शब्द चलते हैं, और ये शब्द जो चलते हैं ये वाजिब हैं। ऐसा नहीं है कि ये झूठे चलते हैं। चंदाखोर और चंदा चोर और चंदे का धंधा लगातार समाज के अंदर व्याप्त है, इसलिए सब लोग इससे त्रस्त हैं और परेशान हैं। और इसका तोड़ नहीं मिल रहा था तो अब तोड़ मिल गया। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि 310 रुपए का जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये जो पैसे ले रहे हैं ये इनका चंदा है। इनको किसी पेड़ के नीचे 16 मई को बैठ के और वहां पर संगति करनी चाहिए, जैसे बुद्ध करते थे पेड़ों के नीचे। ये हॉल में जाके क्यों कर रहे हैं, एसी हॉल में जाके क्यों बैठे हैं? ऐसा ऐसे सुझाव आ रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आदमी बाहर बैठने की तो बात छोड़िए, अगर पंखा ऊपर ना हो, ठंडा कूलर ना हो तो घर में नहीं बैठ सकता, बाहर पेड़ पे तो बैठेगा क्या? पर वो ये नहीं कह रहे कि हमको परेशानी है, हमको जलन है। वो लोगों के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि यहां साफ साफ ये बताया गया है कि अगर कोई जमीन हायर की जाएगी, कोई हॉल हायर किया जाएगा, या कहीं सिटिंग का अरेंजमेंट पैसे से होगा, तो वो सब लोग अपना अपना देंगे। चंदे में जो पैसा लिया जाता है वो पैसा सबसे लिया जाता है, सबकी खुशामद की जाती है, सबसे हाथ पैर जोड़े जाते हैं। उसमें आसामी ढूंढी जाती है, 10,000 कौन देगा, 20,000 कौन देगा, 1 लाख कौन देगा।
और ऐसे ऐसे लोग पैसे देते हैं जो उस कार्यक्रम के विरोधी होते हैं, यानी कि विरोधी विचारधारा वाला भी उसमें पैसे देता है, इसलिए कि कल को कुछ बात हो सके तो वो अपनी चला सके। तो विचोर जो विरोधी विचारधारा वाला बंदा है उसका भी पैसा लोग ले लेते हैं चंदे में, अपनी विचारधारा की तो बात छोड़िए। और उसके लिए बाकायदा टीमें बनती हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करना है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, टारगेट होता है और फिर उसका खूब मौज मस्ती से उड़ाया जाता है। ऐसे ऐसे भी कार्यक्रम हैं कि 500 लोग आते हैं और 30-30 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। 500 लोग के कार्यक्रम में 30 लाख रुपया खर्च कर देते हैं धूमधाम से, क्योंकि उनका पैसा तो है नहीं, सारा पैसा समाज का दर्द होता नहीं। पर यहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम वो बिल्कुल प्योर सिस्टम है जिसमें जो व्यक्ति आता है वो अपने हाथ से अपना पैसा खर्च करता है। ये अपने हाथ से जो अपने लिए अपना पैसा खर्च करता है इसको चंदा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं खर्चा करना, अपने ऊपर अपना खर्चा करना। तो यहाँ जो आता है व्यक्ति आता है वो चंदा नहीं होता, वो उसका अपना खर्चा है। अब वो कितना खर्चा करेगा, कैसे करेगा, ये उसके ऊपर है। कोई आदमी आता है हवाई जहाज से आता है, ज्यादा खर्चा करेगा, कोई बस से आता है कम खर्चा करेगा, कोई रेल से आता है कम खर्चा करेगा, और कोई समर संघ की नीति में अगर कार से शेयरिंग करके आता है तो पैसा और भी कम खर्च होगा, ये उसके ऊपर है। समर संघ उसको सिर्फ बुलाता है और वहां जो मिनिमम जरूरत है वो जरूरत उससे खुद वो देता है। यहां जो व्यक्ति आ नहीं रहा है उससे कोई पैसे का जिक्र नहीं है। तो जब उन्होंने वहां पोस्ट पर लिखा कि समर संघ भी पैसे देता है, तो मैंने उस पर यह लिखा कि अगर कोई समर संघ की पर्ची काटे, पर्ची दिखाए, पर्ची की बात करे, सदस्य शुल्क ले, या कोई खर्चे की बात करे, या आपसे कहे कि आपको इसमें शुल्क देना है जबकि पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उसको वही मुर्गा बनाए और 2 लात बड़े संस्कार के साथ उसको जड़े हमारी तरफ से। तो कहने लगे जी आप कैसा लिखते हो, कैसा बोलते हो, आपकी भाषा ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई 2 लात संस्कार के साथ लिखी हैं, अब संस्कार के साथ लिखी तो भाषा ठीक है, मर्यादित भाषा है, इसमें गलत क्या है। कोई आदमी अगर समर संघ के नाम से चंदा लेता है और आपको लगता है कि वो चंदा लेने आया है तो वही मुर्गा बनाए और 2 लात संस्कार के साथ बड़े सम्मान के साथ उसमें जड़े और हमारी तरफ से जड़े और हमें फोटो खींच के भेजें कि जी आपकी जो बात थी हमने पूरी की। तो वो बहस बंद हो गई। वो बहस इसलिए बंद हो गई क्योंकि मैंने ये पूछ लिया कि भाई आप में से कौन कौन चंदा लेता है। अब वो खामोश हो गए बिल्कुल, क्योंकि वो चंदा तो लेते हैं। तो ये बहस का मुद्दा लगातार लगातार चलेगा, इसलिए सब अपडेट रहे इससे। जहां भी ये बहस हो वहां 2 लाइन लिख दें कि अगर आपको समर संघ का कोई व्यक्ति या समर संघ के नाम से कोई व्यक्ति कोई अगर कूपन भेजे, कोई पोस्ट भेजे, कोई छापे, कोई अकाउंट नंबर भेजे, कोई आपसे ये कहे कि ये पैसा भेज दो या समर संघ ने मांगा है, तो उसको वहां मुर्गा बुलाए या उसकी FIR दर्ज कराए और 2 लात संस्कार के साथ, इज्जत के साथ में उसको गिफ्ट में दे दें। इससे वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लात पड़ कहाँ रही है। दरअसल ये लातें उनको पड़ती हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि समर संघ धंधा उनका बंद हो रहा है और ब्लेम हम पे लगा रहे हैं, वो अपनी गलती नहीं मान रहे। तो वहां जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा जी कि आपकी व्यवस्था क्या है। तो हमने कहा हमारी व्यवस्था आपकी व्यवस्था की तरह नहीं है। आपकी व्यवस्था है कि आप सामाजिक संगठन हो, पर आपका जो सामाजिक संगठन है इसका जो मालिक है वो व्यक्ति है, इसका जो नेतृत्व करता है वो व्यक्ति करता है। सामाजिक संगठन का नेतृत्व समाज करेगा या व्यक्ति करेगा। या तो आप व्यक्तिगत संगठन बनाओ या इसको व्यक्तिगत संगठन बोलो, क्योंकि आप तो व्यक्ति हो, आप तो हेड हो, आप तो इसके प्रधान हो, तो ये व्यक्तिगत मलकियत होगी। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कराते हो तो कुछ व्यक्तियों की ये प्रॉपर्टी हो जाती है, तो इसको सामाजिक संगठन मत बोलो। इसमें समाज का हिस्सा है कहाँ, समाज इसमें आता कहाँ है। कब तो आपने समाज से पूछा कि ये संगठन बनाना है, कब आप समाज के पास गए कि समाज हमको वोटिंग करके बताए कि हम संगठन बनाएं या ना बनाएं। कब आप समाज से ये पूछने गए कि अब जो समाज है तेरे को क्या परेशानी है, तो अपनी परेशानी बता। और कब आप समाज के पास ये कहने गए कि जी ये समाज कुछ कहना चाहता है तो बताए, हम वही काम करेंगे। आपने सामाजिक की आज्ञा, या जो सामाजिक आज्ञा है वो तो पूछी भी नहीं, उसका पालन करना तो बहुत दूर की बात है। आपने हमारा नाम तो ले लिया, आपने हमको कह दिया कि ये समाज का संगठन है, आपका संगठन है, पर हम तो इसमें है ही नहीं। और आपने सामाजिक संगठनों के इतने सारे टुकड़े बना दिए। भाई इतने सारे समाज होते हैं क्या 29 लाख समाज होते हैं क्या 4 लाख एक्टिवेट समाज होते हैं क्या?
हर व्यक्ति सामाजिक संगठन है, हर व्यक्ति सामाजिक संगठन है। भाई कितने समाज बना दिए तुमने, कितने टुकड़े कर दिए हमारे। इनको कहो कि ये व्यक्तिगत संगठन है और ये व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलते हैं। वो चिढ़ गए, उन्होंने कहा जी हमको आप सामाजिक संगठन से व्यक्तिगत संगठन कह रहे हो। भाई सामाजिक संगठनों में समाज होना चाहिए, समाज से पूछ के होना चाहिए, समाज की रजामंदी होनी चाहिए, समाज के लिए होने चाहिए, समाज के द्वारा होने चाहिए, समाज के होने चाहिए। पर नाम तुमने खाली बैनर सामाजिक संगठन लग रखा है, पर वो व्यक्ति का संगठन है, व्यक्ति के द्वारा है, व्यक्तियों के लिए है। और आप नहीं है तो अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर लो, उसके मालिक 7 हैं, 8 हैं, 6 है, 5 है, वही लोग हैं। आप पहले मालिक बनते हो, नाम हमारा ले रहे हो, तो भैया इस नाम को बंद करो। तो उन्होंने कहा जी आप हमको ऐसे बातें बोलते रहते हो, वो जो 131 लोग हैं उनको तो कभी कुछ नहीं कहते। तो जो 131 लोग हैं उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि 131 लोगों की कहानी बड़ी अजीब है। सबसे पहले तो भैया आप अपनी आदत को सुधारो कि ये जो आप बार बार बोलते हो कि हमारे 131, ये हमारे 131 जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये हमारा शब्द बंद कर दो। ये हमारे 131 नहीं है। आप भ्रम में मत रहो। अगर आप भ्रम में रहोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको ये भ्रम रहेगा कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और आपके पास कंबल है जबकि कंबल नहीं है, तो आप मारे जाओगे। तो भ्रम में मत रहो भैया। आप ये सोचो कि घर में खाना रखा हुआ है, मुझे भूख लग रही है, घर में खाना मिल जाएगा, खाना है नहीं, तो भ्रम में मत रहो। ये 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये हर व्यक्ति ये कहता है ये हमारे 131 जो है ये किसी काम के नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। भाई आपके 131 होते तो आपके काम नहीं आते क्या? वो 131 जो आए हैं, पहले उनका विश्लेषण कर लो कि वो 131 कितने टुकड़ों में है और कहां कहां है। जितनी पार्टियां हैं उन सबके टोटल मिला के जो आते हैं वो 131 हैं। तो वो पार्टियों के टुकड़ों में बटे हुए हैं। उनकी जो पहचान थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनकी जो क्वालिफिकेशन थी और जिसकी वजह से वो वहां पहुंचते हैं, वो पार्टी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी में चला जाए, किसी भी पार्टी में चला जाए, तो वहां से वो टिकट नहीं मिल सकता उसको। उसको टिकट तभी मिलेगा अगर वो शेड्यूल कास्ट होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है। तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है तो उसको एंट्री मिलेगी। तो इसका मतलब पार्टी पीछे रह गई और शेड्यूल कास्ट जो फैसिलिटी है, जो उसको रिजर्वेशन मिलता है, वो आगे है। तो शेड्यूल कास्ट होने की वजह से वहां 131 हैं, पार्टी होने की वजह से नहीं है। इसलिए वो शेड्यूल कास्ट का जो पार्टी बनना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट का एक ग्रुप होना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट के 131 107 रहने चाहिए, पूरे 70 सालों में जितने भी सेशन आए अब तक, या जितनी भी पार्लियामेंट बनी है अब तक, या जितनी भी गवर्नमेंट बनी है आपने, उसमें कभी भी आपने 131 लोगों का फोटो एक साथ नहीं देखा होगा, उन्होंने चाय एक साथ नहीं पी होगी। वहां पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पर आप उसमें 131 को साथ नहीं देख सकते। और पूरे 70 साल में इनको हजारों मुद्दे उठाने चाहिए थे 131 को मिलके, क्योंकि इनकी तो जिम्मेदारी ये थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इनको भेजा था और जो इनको दिया था, वो इसलिए दिया था कि ये 131 मिलके समाज से पूछेंगे, बता तेरी क्या परेशानी है, क्या नहीं है। और परेशानी तो उन्हें पता होती है, तो वहां वो उठाएंगे। और 131 की परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। तो वहां अगर सारे मिलके जो क्वेश्चन पूछते हैं, 100 क्वेश्चन पूछते, तो उनमें उनके 17-18 क्वेश्चन बनते हैं। पर आपने पूरे साल में, पूरे 70 साल में 17-18 बिल नहीं देखे होंगे उनके, जो वो हमारे लिए लेके आए हों। एक बिल नहीं पता चलेगा आपको जब 131 मिलके बिल लेके आए। तो हमारे हैं कहाँ? हमारे होते तो क्या हमारा SC ST एक्ट चला जाता भला हाथ से? अगर हमारे होते तो जो हमारे राइट्स हैं क्या वो चले जाते? अगर वो हमारे होते तो क्या हमारी जॉब चली जाती? तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि वो हमारे नहीं। वो दरअसल ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हैं और वो किसी और विचारधारा के होते हैं, वो चले जाते हैं, अलग अलग पार्टी में अलग अलग हैं। हमारा SCओं का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। हर एक पार्टी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सेल बना रखे, यानी कि SC के सेल बना रखे। और सभी पार्टियों ने अल्पसंख्यक सेल भी बना रखे हैं। पर आप ध्यान दोगे कि किसी भी पार्टी ने ना तो OBC का सेल बनाया है और ना ही वमन का सेल बनाया है। भाई अल्पसंख्यक तो वमन है, जो सबसे कम संख्या वमन की है, तो सबसे पहले जो सेल बनता अल्पसंख्यक में उसका बनना चाहिए था। जो अल्पसंख्यक नहीं है उसका सेल बन गया, क्योंकि अगर वो सेल बनाएंगे, वमन का सेल बनाएंगे या OBC का सेल बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। OBC 52% है, तो 52% वाला कहेगा अरे तुम हमारा सेल बनाओगे या हम तुम्हारा सेल बनाएंगे?
हम ओबीसी वाले 52% है, आधे ज्यादा तो हम ही हैं, तो हम बाकी लोगों का सेल बनाएंगे। और जो 3% जो वमन है, अगर उसका सेल कोई पार्टी बनाएगी तो भाई पार्टी के मालिक तो वही हैं, और वो हर पार्टी के मालिक हैं, तो वो अपना सेल क्यों बनाएंगे? अपना सेल बनाएंगे तो संख्या बतानी पड़ेगी कि हमारे ये सेल है, तो उनके राइट खत्म हो जाएंगे। तो कोई कम संख्या वाला अगर पूरे में राज करेगा या पूरे का मालिक होगा, तो वो किसी को क्यों बताएगा कि उसका सेल बनना चाहिए? और जिनका सेल नहीं बना चाहिए उनका सेल बना हुआ है। तो आप ध्यान दोगे कि जो समणों की पार्टी है, उन्होंने वमनों का सेल नहीं बनाया। कायदे में उनको वमनों को शेल्टर देना चाहिए था, उनका सेल बनाना चाहिए था, उनके 3% जो राइट्स है उनको रिजर्व करना चाहिए था, पर उन्होंने भी नहीं बनाए, क्योंकि वो अपने आप को अल्पसंख्यक माने बैठे हैं और अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक मानते नहीं। तो 131 जो लोग हैं, उनको तो आज तक 70 साल में ये पता ही नहीं कि उनकी पार्टी का नाम शेड्यूल कास्ट है, उनकी पार्टी का नाम शेड्यूल ट्राइब है। उनको तो ये पता ही नहीं कि ये जो उनको टिकट मिलती है वो किसी के क्रियाक्रम पर नहीं मिलती, किसी के दया धर्म पर नहीं मिलती, उनके राइट मिलते हैं, उनके राइट के हिसाब से मिलती है, और ये तो मिलेगी। ये सारी बातें 131 के बारे में जब आप जान जाओगे तो आपको एक फायदा होगा कि आप इनके भरोसे रहना छोड़ दोगे। और जब इनके भरोसे रहना छोड़ दोगे तो अपने भरोसे आ जाओगे, तो आप 50% जीत जाओगे। जब हमको ये लगता है कि हमारा काम कोई और कर देगा, जब हमको ये लगता है कि कोई और बैठा हुआ है जो हमारी मुसीबत को हल कर देगा, तो फिर मुसीबत डबल हो जाती है, क्योंकि हम किसी के भरोसे हैं। और अगर हम उसके ही भरोसे बैठे रहे जो कि हमें परेशान करता है, जो हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है, जो हमारे लिए मुसीबत बनाता है, फिर हमारा कौन बेड़ा पार करेगा? तो जो हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है, हम उसी के भरोसे बैठे हुए हैं और हम उसी से उम्मीद लगाए लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो खुद किसी और के भरोसे बैठा हुआ है। वो अपने भरोसे नहीं बैठा हुआ है, वो अपने समाज के भरोसे नहीं बैठा हुआ है, वो किसी और के भरोसे बैठा हुआ है, तो वो हमारा आदमी होगा नहीं। तो 131 को आज से ये कहना शुरू करें, उनके 131, हमारे 131, इसको संशोधित कर लें, इसको प्रचारित कर लें और इसको भाषा में बोलें, उनके 131, उनके 131, उनके 131। तो आपका बल डबल हो जाएगा। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया उनके 131 हैं, तो हमको तो अभी बहुत लड़ना पड़ेगा, हमको तो अभी बहुत इकट्ठा होना पड़ेगा, हमको तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमको तो संघ में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो हमारे लोग जो उन हमारे 131 के भरोसे हैं, उनका जैसे ही ये छदम भरोसा टूटेगा, जैसे ही उनका भ्रम टूटेगा, वैसे उनकी ताकत डबल हो जाएगी और उनको जोश आ जाएगा कि अब तो कोई है ही नहीं, अब तो कोई हमें बचाने वाला है नहीं। तो जब कोई बचाने वाला नहीं होता तो आदमी खुद तैयार हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए, फिर उसकी ताकत बढ़ जाती है। ये जो हम 15 मई को इकट्ठे हो रहे हैं और 15 मई को लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे फोन इस बात पे आ रहे हैं कि हम वहीं का वहीं एनरोलमेंट कराएंगे। इसमें एक दिक्कत आने वाली है कि वहां हमें खाना कैंटीन से लेना है, जो रिफ्रेशमेंट जो लेना है, स्नैक्स जो लेने हैं, वो कैंटीन से लेने हैं। और उनकी कंडीशन ये है कि आपको पहले पैसा जमा कराना है और पहले ऑर्डर देना है। पैसे की बात तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो जितने समर्थ संगी हैं वो इकट्ठा करके जमा करा देंगे, कम पड़ेगा तो भी जमा करा देंगे। पर दिक्कत इस बात की है कि पैसा कितना जमा कराएं। अगर मान लो वहां 300 लोग आते हैं जो हाथ के हाथ ऑन स्पॉट अपना ये कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और हमने वहां 300 आदमियों के लिए खाना नहीं बोला, तो 300 आदमियों को पैकेट नहीं मिलेंगे, तो दिक्कत आएगी, बाहर से वो लाने देंगे नहीं, उस समय तैयार करके क्या देंगे क्या नहीं देंगे अलग बात है। और अगर हम खाना ज्यादा लोगों का वहां बुक करा देते हैं, ये मान के कि 300-400 लोग और बढ़ेंगे, और किसी वजह से वहां लोग कम रह गए, कुछ भी कारण हो सकता है, मौसम ज्यादा गर्म हो जाए, बारिश हो जाए, ट्रैफिक बंद हो जाए, ना आने का मन करे, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं, खर्चा तो जमा कराया नहीं, इसलिए जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये जो 100-200 लोगों का एक्स्ट्रा खाना होगा वो बेकार जाएगा, और खाने से ज्यादा संघ का पैसा बेकार जाएगा। इसलिए जितने भी समर संघी हैं, उनके जो संभावित ऐसे लोग हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि जो आने के लिए बोल रहे हैं, चाहे भले ही वो ऑन द स्पॉट वहां आके वो अपना खर्चा जमा कराएं, पर उनकी संख्या लगभग हमें मिल जाए। 150 पैकेट तो ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, 10-15 हजार तो झेल लेंगे, पर ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान होगा। इसलिए इस काम पे भी लगे, क्योंकि अब सिर्फ 8 दिन रह गए, और 8 दिन में हमें इस संख्या का लगभग 2 दिन पहले तक हमें पता चल जाए कि कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग नहीं आने वाले हैं, तो उससे संघ का फायदा होगा। और संघ का फायदा का मतलब है कि पूरे सब जितने लोग हैं संघ में उनका फायदा होगा, उसे व्यवस्था करने में आसानी रहेगी। बाकी टीम सारी सारी लग गई हैं, और ये जो इवेंट है ये लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि असेंबल होने का जो इवेंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी संघ के लिए।
संघ जब तक जमीन पर नहीं आता संघ नहीं होता। वर्चुअल मीटिंग में संघ नहीं चलता। वर्चुअल मीटिंग में तो जुड़े जुड़े ना जुड़े, किसी का नेट खराब हो गया, किसी का नेट खत्म हो गया, किसी का फोन खराब हो गया, किसी को कहीं दिक्कत हो गई, किसी की लाइट चली गई, किसी की बैटरी डाउन हो गई, बहुत सारी बातें होती हैं। पर जब वहां मिलते हैं तो मन बना के आते 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले कि अपने भाइयों से अपने बहनों से मिलने जा रहे हैं। और वहां जब हम मिलते हैं तो वहां बॉन्डिंग होती है, एक आकर्षक बल होता है, एक चुंबकीय बल होता है, एक मनुष्य और मनुष्य के बीच का बल होता है जो उसको जोड़ के रखता है। और जो पुराना संघ का जो नियम है वो ये कहता है कि जितने हम मिलेंगे उतनी तेजी से हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो जुड़ने के लिए आना पड़ेगा और जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। इसलिए वहां सिर्फ आना ही आपका सबसे बड़ा काम है। वहां आप आए और आके आपने सुना या ना भी सुना, आपने कुछ बोला या ना भी बोला, आपको कुछ बोलने की आवश्यकता हुई या नहीं भी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसी मीटिंगों में, ऐसी सभाओं में जो बोला जाता है लगभग वही बोला जाता है जो लगातार लगातार हम सुनते आते हैं। इसलिए बोलना और सुनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वहां पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना है। महाराष्ट्र के लोग आएंगे तो कोशिश करना चाहिए कि सब अपने अपने विजिटिंग कार्ड लेके आएं और सब उनके साथ में खूब फोटो खिंचवाएं, खूब मिलें, याददाश्त रखें, वीडियो रखें और हजारों की संख्या में फोटो और वीडियो शेयर करें। हजारों की संख्या में करें, लाखों की संख्या में करें और महीने भर तक करें। इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक बॉन्डिंग की महक जाती है, खुशबू जाती है। गुजरात के लोग आए, उनसे मिलें, वो दिल्ली वालों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग आए, उनसे मिलें, वो हरियाणा वालों से मिलेंगे। हरियाणा वाले आए, वो राजस्थान वालों से मिलेंगे। ये जो सारे लोग मिलेंगे ये संघ होता है। इसीलिए इसको संगति बोलते हैं और इसी को संगत बोलते हैं। और बार बार महापुरुषों ने कहा है साधु संगत करो, साधु संगत करो, साधु संगत करो। और पहले संगत करने के लिए छोटे मोटे गाने बजाने के साधन हुआ करते थे, क्योंकि अधिकतर बात जो बताई जाती थी वो गायन शैली में थी, गा के बताई जाती थी। और जो बहुत सारे गीत होते थे जहां वो असेंबल होते थे उसको गीता बोलते थे। इसलिए धम्मपद भगवंतु वदेन धम्मपद गीता नाम है इसका, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर गीत हैं। और ऐसे जो भाड़क होते थे जो पैसा लेके और गीत सुनाया करते थे, वो भाड़क सारे के सारे उन गीतों को सुनाया करते थे। और ये गीत सुनाने की परंपरा सारी की सारी हमारी थी। तो अभी हमने शुरुआत की है मिलने की। अभी संघायन या जो संगति होगी या जो संगत होगी या जो असेंबली होगी या जो बैठक होगी, उसमें एक हाई चार्ज एनर्जी पैदा होती है और खुशी की बहुत क्षण होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को मिलके ही खुशी पैदा होती है। हजारों साल के बाद, सैकड़ों साल के बाद, 400-500 साल के बाद जब भाई भाई से मिलता है, गुजरात का राजस्थान वाले से, राजस्थान वाला महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र वाला दिल्ली से, दिल्ली वाला छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ वाला भोपाल से, मध्य प्रदेश से, तो एक बहुत कमाल की खुशी और एनर्जी पैदा होती है। इससे काम करने का मनोबल बढ़ता है। इसलिए सब लोग अधिक से अधिक आने की कोशिश करें। सिर्फ मिलना ही संघ को 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ा देगा। सिर्फ मिलना ही, इतनी बड़ी ताकत होती है संगति में। जिनकी संगति होती रहती है उनको कोई नहीं मार सकता। ये बात पहले भी बताई है, ये बात मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जितने भी सोसाइटी हैं, जितने भी संघ हैं, उन्होंने संगति के नियम बना रखे हैं। जैसे मुसलमानों ने नियम बना रखा है कि लोकल में 5 बार मिलेंगे नमाज पढ़ते समय, और फ्राइडे को हफ्ते में 1 बार मिलेंगे मस्जिद के अंदर, पूरे मोहल्ले के मिलेंगे, और साल में 2 बार वो ईदगाह पे मिलते हैं, तो ईदगाह पे मिलते हैं। ऐसे ईसाइयों ने नियम बना रखा है कि वो संडे को मिलते ही मिलते हैं, उनके उनके तो बाकायदा नाम और अटेंडेंस दर्ज होती है। ऐसे ही सरदारों ने बना रखा है कि उनके गुरबाणी जो होती है उसमें वो लगातार चलती रहती है, और वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते जाते, दिन में 1 बार मत्था टेकने जाते ही जाते हैं। ऐसे ही बाकी लोगों ने सिस्टम बना रखा है। पर ये सिस्टम, सबसे पहला सिस्टम सन्निपात बहुल का हमारा सिस्टम था, पर इसको डेवलप करने में, इसको रिवाइव करने में, इसको निकालने में, इसको खोजने में और इसकी आदत डालने में टाइम लगेगा। जैसे बताया कि हर शनिवार को हमें जरूर मिलना चाहिए, हर शनिवार को हमें सन्निपात बहुल करना चाहिए, पर अभी हम कह रहे हैं, प्रैक्टिस में आया नहीं। जैसे ये बात तय हुई थी कि सारे लोग सुबह को सन्निपात बहुल के दिन, यानी शनिवार को या इतवार को जब भी छुट्टी हो, तो हफ्ते में 1 बार अपने यहाँ फेरी लगाए, या जो लोग रोज लगा सकते हैं वो 4-4, 6-6 मिलकर सुबह को घूमने जाए। वो पाइपलाइन में है, वो अभी चल रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि काम हमारे बहुत सारे पीछे छूट गए हैं और काम हमारे बहुत सारे आगे आने वाले हैं। पर हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर हमने ये काम नहीं किए तो हम बच नहीं पाएंगे, हमारे बचने के सारे रास्ते बंद हैं।
सिवाय एक रास्ता छोड़ के कि अगर हम इकट्ठे हो गए तो बच जाएंगे। और ये सारे काम इकट्ठे होने के लिए हैं। सुबह को जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं वो मॉर्निंग वॉक पे मिले, सन्निपात माहौल में जो शनिवार को मिल सकते हैं शनिवार को मिले। भारत में इतवार की छुट्टी होती है तो रविवार इतवार संडे को मिलेगा, शनिवार को नहीं मिल सकते हैं। जूम पर मिलें, घर पर मिलें, मोहल्ले पे मिलें, मीटिंग में मिलें, क्योंकि वहां जितने भी लोग आएंगे वो अपनी अपनी मीटिंग्स भी लेके आएंगे। उनको ये कहा जाएगा कि भाई आप जो मीटिंग्स लेके आए हो, जो पूरे साल मीटिंग कराओगे उसका शेड्यूल दे दो ताकि यहाँ सबको मिल जाए। तो जो साथी वहां आ रहे हैं वो अपनी मीटिंग्स भी लाएं कि वो अपने मोहल्ले में अपने घर में 25 लोगों की, 30 लोगों की, 50 लोगों की, 60 लोगों की, 100 लोगों की, 500 लोगों की, जितने भी लोगों की जो मीटिंग लगा सकता है वो मीटिंग वहां लिखवा दें, जिससे पूरे साल का शेड्यूल बनकर तैयार हो जाए कि कितनी मीटिंग्स कहाँ कहाँ हो रही हैं। इन मीटिंग से ही हम आगे बढ़े हैं और इन मीटिंग से ही आगे और बढ़ेंगे। तो ये सारे काम आपने वहां करने हैं। और एक बात का ध्यान रखें 15 तारीख को कि कोई भी व्यक्ति वहां ये ना समझे कि वो व्यक्ति को कोई काम बताया जाएगा। सारे काम खुद जैसे जैसे दिखाई दे उसको खुद करने हैं। और हर व्यक्ति ये आदत डाले कि हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, एक दूसरे के काम में सहयोग करे, क्योंकि संघ की जो ताकत होती है वो सामूहिक होती है। संघ के अंदर संगठन जैसा नहीं होता है 5 लोग संगठन में पैसा इकट्ठा करते हैं, सारा काम करते हैं और उन्हीं को शाबाशी मिलती है और वही बाद में नेता बन जाते हैं, फिर समाज उनसे शिकायत करता है। क्योंकि संघ में नेतागिरी का कोई काम है नहीं, संघ में कोई पद पोष का काम है नहीं, इसलिए हर व्यक्ति के पास पद है और संघ में कोई किसी को काम नहीं बताता। जिसको जो काम दिखाई दे, इतना कॉमन सेंस है, नहीं तो पूछ ले कि क्या काम है क्या नहीं है। लोग सब आसपास होते हैं पर काम सब करें, काम में हाथ बटाएं, सेवा की आदत डाल लें, सेवक बनने की यानी उपठाक बनने की आदत डाल लें। कोई भी आदमी वहां अपने आप को अगर उपठाक नहीं बना सकता, सेवक नहीं बना सकता और सेवा करने को तैयार नहीं रह सकता, तो संघ से पूरे मन से जुड़ नहीं पाएगा, उसमें संगठन का गुण माना जाएगा। इसलिए जितने काम मिले आपको, चाहे बेशक आप वहां इतने लोग काम करने वाले होंगे, बेशक आपका नंबर ना आए, पर आप इस मुद्रा में रहें कि जी काम कोई है तो तुरंत करने को तैयार है। वो सेवा भाव जो है वो पूरा संघ के लिए आना चाहिए, क्योंकि सेवा जो आप करोगे वो संघ की करोगे, वहां व्यक्तियों की सेवा नहीं करोगे। वहां जितने भी व्यक्ति आएंगे वो संघ होंगे, तो संघ की सेवा करना संघ को बढ़ाना होता है। इसलिए सेवा का भाव मन में रखें और काम करने की पूरी तैयारी के साथ साथ रखें और वहां सारे बहन भाइयों के साथ में खूब अच्छी तरह मिलके और अच्छी तरह आगे बढ़ने की बात करें और अपनी मीटिंग्स तैयार कर करके लेके आए। ये सारे काम होमवर्क अपने 7-8 दिन के अंदर कर लें और अधिकतर लोगों को फोन करना शुरू करें। जितने भी लोग हैं उनको फोन करें, जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, जिनका खर्चा जमा हो गया तो हो गया, और जो नहीं आ रहे उनको भी कहें कि चलो साथ चलो साथ चलो। एक दिन पहले तक भी अगर संख्या इतनी हो गई कि दूसरा हॉल खुलवाना पड़ेगा तो एक दिन पहले भी खुल सकता है, क्योंकि एक दिन पहले तक अगर बता देंगे तो वहां हॉल भी खुल जाएगा और टेंट वाले को अगर ज्यादा सामान बताएंगे तो वो ले भी आएगा। पर अगर आपने 14 तारीख की शाम को बताया फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा जमा नहीं होगा और टेंट वाला अपना सामान लेके आ चुका होगा। तो इसलिए 13 तारीख तक भी अगर पूरी संख्या में ज्यादा मिल जाती है, 2000 तक भी चल सकती है, क्योंकि हॉल में 2000 भी है तो काम बन सकता है। मगर बताना चाहे, ऐसा ना हो कि वहां पता चला 300-400 आदमी एक साथ आ गए और फिर दिक्कत हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी, उसको भी देखेंगे जैसा भी होगा। पर पहले अगर पता चल जाएगा तो सबके लिए सुविधा रहेगी, और सबके लिए सुविधा रहेगी तो काम हमारा स्मूथ और बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये तो संगतियों की शुरुआत है। संगतियां तो बहुत बड़ी बड़ी होनी है, बहुत बड़ी बड़ी होनी है। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी बड़ी बड़ी संगतियां अभी भविष्य के गर्भ में छुपी पड़ी हैं। और किसी को यह भी नहीं पता था कि दिल्ली की संगति भी 500, 700, 1000 आदमी तक की होगी, और किसी को यह भी नहीं पता था कि नागपुर की संगति भी 700 लोगों की होगी, और किसी को यह भी नहीं पता था कि गढ़मुक्तेश्वर की जो संगति है 500 की होगी। बस धीरे धीरे काम चल रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी को यह भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय में हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, या जो यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसमें 30,000 इकट्ठे होंगे, या तालकटोरा स्टेडियम में 7,000 इकट्ठे होंगे, या जो और स्टेडियम है उसमें 10,000 इकट्ठे होंगे। किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे संगति करेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको कितनी जल्दी जीतना है। जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाओगे उतनी जल्दी जीत जाओगे। जितनी जल्दी आपको सुविधा चाहिए उतनी जल्दी आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको चाहिए कितनी जल्दी और आपको क्या चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप इकट्ठे कितनी जल्दी होते हैं और कितनी जल्दी इकट्ठा करते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जिद्द है हमारी जीतने की, और जिद्द है हमारी जल्दी जीतने की। और जल्दी जीतने के लिए हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम काम करना सीख जाएंगे, जितनी जल्दी हम सेवा करना सीख जाएंगे, जितनी जल्दी हम संघ की सेवा में समर्पित हो जाएंगे,
उतनी जल्दी हम जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि संघ सबसे बड़ा है। संघ से बड़ा एक भी व्यक्ति नहीं होता, और जीतता हमेशा दुनिया के अंदर संघ है। संगठन कभी नहीं जीतते, संगठन हमेशा हारते हैं, ये उनकी नियति होती है।